नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका अपने कनकावती क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, अपन पढ़ रहे थे पशुपालन और पशुपालन में अपनी चल रही है शब्दावली। शब्दावली में कुछ चीज़ें अपन ने देख ली थी, जैसे कि प्रमुख पशुओं के नर मादा और जो नवजात होता है उसको क्या कहते हैं, या फिर जो उसकी मैथुन की क्रिया होती है, जो संभोग की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है। साथ ही साथ जो प्रसव क्रिया यानी कि बच्चा देने की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, और जो नवजात जो बच्चा जन्म लिया है वो किस नाम से जाना जाता है, ये अपन ने देखा था पिछले वीडियो में। और पिछले वीडियो में अपन ने देख भी लिया था कि जो प्रमुख पशुओं के जो मांस होते हैं वो किस किस नाम से जाने जाते हैं, यानी कि जो मांस होता है वो क्या कहलाता है। आज अपन उससे आगे की कुछ जो प्रमुख शब्दावली है या कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे जो कि पशुपालन में यूज किए जाते हैं या उपयोग में लिए जाते हैं। साथियों, मैं ये क्लास लेके आ रहा हूँ कि जो पशु परिचर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लासें बहुत ही लाभदायक और कारगर सिद्ध होने वाली हैं। अतः आपसे मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि अगर आपने अभी तक कनकावती क्लासेज के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आपको नियमित क्लासें मिलती रहे और एक आपकी तैयारी को एक अच्छा संबल मिल सके। और अगर आप क्लास देख रहे हो, अगर आप 10वीं पास हो तो अच्छा मौका है आपके पास पशु परिचर बढ़ने का, क्योंकि जल्द ही पशु परिचर के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिए जाएंगे और आप अपना सपना साकार कर सकते हो पशु परिचर बनकर। बहुत ही अच्छी जॉब है ये। आप पशु परिचर की तैयारी हमारे इस चैनल से बिल्कुल नियमित और निःशुल्क कर सकते हो। बरोबर हम कंटेंट उपलब्ध करवाते रहेंगे आपको। इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पशुपालन आज पढ़ने वाले हैं। पशुपालन में हम पढ़ेंगे शब्दावली। शब्दावली में देखते हैं, पहली चर्चा करते हैं हीपर के बारे में। हीपर क्या कहलाती है। हीपर एक ऐसी मादा होती है कि जो कि 1 वर्ष से ज्यादा होती है और उसमें वो बछिया की जो मद के लक्षण प्रकट करने लग गई हो, किंतु अभी तक मां नहीं बनी हो, यानी कि उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया हो, वो क्या कहलाएगी, वो हीपर कहलाएगी। चलो देखते हैं एक बार। ऐसी मादा जिसमें यौन आरंभ प्रारंभ हो गया हो, किंतु बच्चा हीपर कहलाती है कि ऐसी मादा जिसने यौनारंभ प्रारंभ हो गया हो, जिसमें किंतु अभी तक उन्होंने बच्चे को जन्म नहीं दिया हो, किंतु बच्चे को जन्म नहीं दिया हो, हीपर कहलाएगी। यानी कि जो छोटा बच्चा होता है उसे काप कहेंगे। काप से बड़ा यानी कि ये जो मादा होगी, ये फीमेल होगी, ये कितने साल से बड़ी होगी, 1 साल से बड़ी होती है। और लगभग लगभग ये 2 साल के आसपास की जो हीपर होती है उसमें मद के लक्षण आने लग जाते हैं, वो हीट में आने लग जाती है, उसे ही हम हीपर कहेंगे। यानी कि एक मोटे तरीके से देखा जाए तो हीपर वो कहलाएगी जिसमें प्यूबर्टी के लक्षण आने लग गए हो, हीट के लक्षण प्रकट करने लग गई हो और अभी तक गर्भित नहीं हुई हो, उसे हम हीपर कह देते हैं। यानी कि कठिया होती है वो, इसे हीपर कह देते हैं। बुल की बात कर लेते हैं। अगला अगला होता है बुल। बुल ये क्या है, ये नर है। बुल जो नर होता है, ये बुल होते हैं जो एक तो बुल हो गया आपका जो नर होता है उसे अपन बुल कह देते हैं। यानी कि नर जिसे प्रजनन के काम में
दिया जाता है। प्रजनन के काम में लिए जाने वाले जो नर पशु होते हैं उसे क्या कहेंगे, उसे बुल कहेंगे। लेकिन इनमें क्या होता है कि एक को बधियाकृत कर देते हैं। जो बधियाकृत नर होता है, बधियाकृत जो नर होता है वो बुलक कहलाता है। बुल्क, बुल्क किसे कहेंगे, जिसे बधिया कर दिया गया हो। बधियाकृत, बधियाकृत नर को अपन क्या कहेंगे, बुलक कहते हैं। जैसे कि बधियाकृत नर में एक जो अपना बैल होता है जो कि बोझा ढोने के काम आता है, या फिर खेती वेती में या किसी अन्य उपयोग में काम में लिया जाता है, इसीलिए तो उसे जो बधियाकृत नर है या फिर बैल है उसे अपन क्या कहेंगे, बुलक कह देते हैं। एक इसी में होता है जिसे टीजर बुल कहा जाता है। टीजर बुल, टीजर बुल भी ये बधियाकृत नर पशु होता है, जिसे कि मादाओं के झुंड में रखा जाता है ताकि कोई मादा अगर मद में आई हुई है तो उसका पता लगा सके। तो ये कह सकते हैं मादाओं के समूह में पता लगाने के लिए टीजर बुल उसे कहेंगे कि जो एक बधियाकृत नर है उससे जो मादाओं का झुंड है जिसमें फीमेल रहती है सारी, उसे पता चल जाएगा कि भाई कौन सी मादा है हीट में आ गई है, कौन सी नहीं आई है। क्योंकि जो मादाएं होती है वो दूसरे पशु पे बार बार चढ़ती है, उस पशु से अपन पता लगा लेंगे। लेकिन ये जो टीजर बुल होता है ये प्रजनन योग्य नहीं होता है, यानी कि ये प्रजनन करने लायक नहीं होता है। क्योंकि इसे रखा इसलिए जाता है क्योंकि अपने को पता लगा लेते हैं, फिर अपने को पता लगाने के पश्चात अपन देखते हैं कि भाई अपने को जो है उसका संभोग की क्रिया है या निषेचन करवाना है, वो तो अपन किसी अच्छी ब्रीड के नर से करवाएंगे। इसीलिए इसी का अपने को पता लगाने के लिए टीजर बुल अपन काम में लेते हैं। तो ये जो इसका बधियाकृत कर देते हैं ये बुलक हो जाता है, यानी कि इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, ये होती है बेलोइंग। बेलोइंग, बेलोइंग किसे कहेंगे, बेलोइंग में कहते हैं कि पशुओं का जोर जोर से आवाज करना। पशु जो होते हैं गाय भैंस वो जोर जोर से जो आवाज करती है लंबाई की, जैसे हीट में आ गई है तब भी वो आवाज करेगी, जोर जोर से बोलेगी। और जोर जोर से बोलने को क्या कर देते हैं अपन, बेलोइंग कर देते हैं। जबकि पशु जितना जोर जोर से बोलेगा उसे क्या कहेंगे, बेलोइंग। तो अपने को पता रहेगा कि भाई पशु रंबा रहा है बार बार, तो उसे अपन क्या कहेंगे, बेलोइंग कहते हैं पशुपालन की भाषा में। एक होता है, एक तो हो गया बेलोइंग, एक होता है आपका वलोविंग। वेलोविंग, देखो दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। वेलोविंग जोर जोर से आवाज करना, जबकि जो वेलोविंग होता है ये होता है पशुओं का पानी में लौटना। पशु जैसे जो भैंस वगैरह होती है ये मुख्यतः जिन पशुओं में, भैंसों में होता है एक तो, और एक सुअर में भी, दोनों में वेलोविंग पाई जाती है, सुअर में और भैंस में। इसमें क्या होता है कि वेलोविंग में पशु गर्मी सहन नहीं कर पाता है तो वो गर्मी को मिटाने के लिए पानी में जाके बैठ जाता है, इसे ही अपन क्या कहेंगे, वलोविंग कहते हैं। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, वलोविंग का उद्देश्य, वलोविंग का उद्देश्य होता है गर्मी को
कम करने के लिए, यानी कि जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पशु क्या करते हैं, वलोविंग करते हैं। सीधा सीधा कह सकते हैं कि भाई वलोविंग का उद्देश्य क्या है पशुओं में, तो वलोविंग का एक उद्देश्य होता है तापमान को नियंत्रित करना। जैसे टेम्परेचर बढ़ गया शरीर का तो पशु क्या करेगा, जैसे आपने भैंसों में देखा होगा, भैंस से जैसे ही गर्मियों में पानी देखती है पानी में जाकर बैठ जाती है और वहां पे तैरती है, तो जैसे जो तैर रही है भैंसे उसे अपन क्या कहेंगे, वलोविंग कह देते हैं। दूसरा होता है बाह्य परजीवियों से रक्षा करना। जो भी जुएं वगैरह होती हैं उनके से रक्षा करने के लिए पशु क्या करते हैं, वलोविंग करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं वेलोविंग और वलोविंग में अंतर। ब से बोलना, यानी कि जोर से बोल रहा है पशु, जोर से आवाजें कर रहा है, या पशु जो भी आवाज करेगा उसे क्या कहेंगे, वेलोविंग कर देते हैं। उसे क्या कहेंगे, वेलोविंग कहेंगे। जबकि कोई पशु गर्मियों के तापमान को कम करने के लिए पानी में जाके बैठ रहा है या फिर कीचड़ में लौट रहे हैं, जैसे सुअर वगैरह को देखा होगा, तो वो क्या कहलाता है, वो वलोविंग कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं फिर से, अगर आप अभी से चैनल पे जुड़े हो और नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पशुपालन की नियमित कला से अपन पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि भाई एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम जल्दी होने वाला है, 4 फरवरी को तय है। लगभग बोर्ड ने इसकी तैयारियां कंप्लीट कर ली है, तो बोर्ड चाह रहा है कि भाई जो एग्जाम है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का वो समय से आयोजित हो जाए, इसीलिए बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली है। तो आप भी अपनी तैयारी पूरी कर लें। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं आज यही मैसेज देता हूं कि भाई आप भी अपनी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। ठीक है, और आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैं जल्द ही आपके सामने लाइव आने वाला हूं, और MCQ बेस्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन निकाल के लेके आएंगे, ताकि अपनी तैयारी और अच्छे से मजबूत हो सके और आपकी तैयारी को अच्छे से आंकने का आपको मौका भी मिल सके। इसलिए अगर आपने अभी तक आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर ले। और एक और चीज की, अगर साथियों आप जुड़े हुए हो तो आप कुछ अच्छा सा प्यारा सा कमेंट, जैसे भी आपकी सलाह वगैरह है, आप कमेंट के थ्रू हमें दे सकते हैं कि भाई इसमें कैसे और सुधार किया जा सके, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए ही है। ठीक है, हाँ, साथ ही साथ ये जो PPT हमारी सारी चलती है, ये कंप्लीट होने के पश्चात हम इसको टेलीग्राम पे छोड़ देते हैं, टेलीग्राम पे डाल देते हैं आपके लिए, ताकि आपके अध्ययन में और अच्छे से हेल्प हो सके। इसीलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, जो कनकावती क्लासेज के नाम से है, उसको भी आप ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी भी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं खुरेरा या ग्रूमिंग, या इसे कह देते हैं खुरहरा करना। ये पशुओं की त्वचा के बाल हटाना। जो पशु की त्वचा के ऊपर एक खुरहरा ब्रश काम में लिया जाता है, उससे क्या करते हैं कि पशु के ऊपर घुमाते हैं, उससे बाल हट जाते हैं पशु के, और जो पशु होते हैं उनमें एक अच्छा सा रक्त संचरण आपको देखने को मिलता है। यानी कि पशुओं में ये बहुत जरूरत होती है खुरेरा की। आपने पशुओं को देखा होगा कि पशु रक्त संचरण ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए पशु बार बार किसी पेड़ या किसी चीज का सहारा लेके अपनी पीठ को रगड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रक्त संचरण अच्छा नहीं हो पा रहा है, इसलिए पशु क्या करते हैं, खुरेरा करने की खुद ही कोशिश करते हैं। तो पशुओं को थोड़ा सा खुद खुरेरा नहीं करके जो उसका मालिक होता है वो क्या करता है, पशुओं के त्वचा पे अच्छे से मालिश करेगा। क्या करता है, बाल हटाएगा, वह मालिश करना। ठीक है, तो अच्छे से उसके मालिश करने से क्या होगा, खुरेरा के उद्देश्यों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो पहला तो क्या होता है, पशुओं में
रक्त संचरण अच्छा हो सके, रक्त संचरण को बढ़ाना, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो पाएगा अगर अपन नियमित ग्रूमिंग कर रहे हैं पशुओं में, समय से पशु को नहला रहे हैं, धुला रहे हैं और फिर उसके ऊपर हम खुरेरा कर रहे हैं, तो उससे जो उसके एक्स्ट्रा बाल होते हैं वो भी हट जाएंगे, साथ ही कोई धूल मिट्टी वगैरह लगी हुई है तो वो भी हट जाएगी, तो पशु बैठेंगे तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, तो पशु अपने आप को खुरेरा करने से क्या कैसा महसूस करेगा, बिल्कुल स्वस्थ महसूस करता है पशु। ठीक है, तो रक्त संचरण ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। दूसरा होता है कि जो बालों वगैरह में या फिर जो बाह्य त्वचा पर जो छोटे छोटे जैसे चीचड़े वगैरह है या फिर जुएं हैं तो वो आ जाती है, तो उनको भी हटा देते हैं, अगर नियमित खुरेरा हो रहा है तो फिर बाह्य परजीवियों से सुरक्षा हो जाती है। बाह्य परजीवियों से सुरक्षा, यानी कि जो जुए चीचड़े वगैरह है वो नहीं हो पाएंगे अगर नियमित खुरेरा हो रहा है तो। तीसरा जो इनका उद्देश्य है खुरेरा करने का वो है स्वच्छ दूध उत्पादन, क्योंकि पशुशाला में पशु बैठते हैं तो उनके साथ धूल मिट्टी है या फिर चारा वगैरह है वो भी उनके लग जाता है, जैसे भूसा वूसा है, तो फिर अपन जैसे ही दूध निकालने बैठते हैं तो फिर दूध में पशु के जो धूल के कण हैं या फिर बाल हैं ये गिर जाते हैं, क्योंकि पशु पूंछ से इधर उधर उड़ाता रहता है, तो फिर अपने जो दूध उत्पादन है उसकी क्वालिटी घटने की संभावनाएं हो जाती है वहां पे, क्योंकि धूल के कण चले गए हैं या फिर उसमें आप दूध निकाल रहे हो बाल गिर गए हैं, तो ये समस्याएं देखने को मिलती है। अगर पशु के ऊपर नियमित ग्रूमिंग कर रहे हैं, बालों को हटा रहे हैं, सब काम सिस्टम से कर रहे हैं, तो अपने को एक अच्छा दूध उत्पादन अपने को मिलेगा और जो दूध है वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का मिलने वाला है। इसीलिए पशुओं में कंटिन्यू क्या करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, और ग्रूमिंग क्या है, त्वचा के ऊपर बालों को हटाना या फिर पशु की अच्छे से मसाज करना, त्वचा के ऊपर मालिश करना ही क्या होता है, खुरेरा या खुरहरा उसे ही कहते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं फ्लूसिंग। फ्लूसिंग क्या होती है कि फ्लूसिंग ये आहार से संबंधित है, किससे संबंधित है, दोनों ही आहार से संबंधित है, फ्लूसिंग भी आहार से संबंधित है और स्टेमिंग अप भी आहार से संबंधित है। फ्लूसिंग के बारे में पहले देखते हैं भाई ना। तो फ्लूसिंग क्या होती है, फ्लूसिंग ऐसा आहार होता है जो प्रजनन काल, प्रजनन काल से अनुमानित 4 सप्ताह पूर्व किया जाने वाला अतिरिक्त आहार। भाई जो अपन पहले पशु को राशन दे रहे हैं या जो भी भोजन दे रहे हैं उसके अतिरिक्त अपने को अतिरिक्त कितना देना है, अपने को 250 ग्राम, 250 ग्राम अधिकतम देते हैं अपन। और ये जो फ्लूसिंग है वो भेड़ों में अपनाएंगे, किस में अपनाने वाले हैं अपन, भेड़ों में। ठीक है, लेकिन ये कब दिया जाएगा तभी फ्लूसिंग कहलाएगा, फ्लूसिंग तब कहलाएगा कि जब पशु का अपने को अनुमान चल जाता है कि भाई प्रजनन काल है, प्रजनन काल यानी कि पशु जब भी प्रजनन काल में आएगा उससे 4 सप्ताह पूर्व अपने को जो डाइट दे रहे हैं उसके अतिरिक्त जो अपने आहार देंगे उसे ही क्या कहेंगे, फ्लूसिंग कहा जाता है। ठीक है, तो फ्लूसिंग भेड़ों में अपनाई जाएगी। स्टेमिंग अप क्या होता है, स्टेमिंग अप भी एक आहार ही है, ये भी अतिरिक्त दिया जाता है, पशुओं को अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार है, लेकिन ये प्रजनन काल से पहले यानी कि पूर्व में दिया जा रहा है, जबकि पशु गर्भित नहीं होने से पहले। लेकिन ये क्या है कि जो स्टेमिंग अप होता है ये गर्भ काल के दौरान दिया जाने वाला आहार होता है, और ये पशु के पशु के प्रसव के
अनुमानित 6 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार, ये ऐसा आहार है जो अपने को पता चल जाएगा कि भाई अपनी जो मादा है 6 सप्ताह बाद बच्चा देने वाली है या बच्चे को जन्म देने वाली है, तो उससे पहले जो हम एक्स्ट्रा आहार देंगे, अतिरिक्त जो आहार देंगे, वो क्या कहलाएगा? स्टेमिंग अप कहलाता है। और प्लूसिंग क्या कहलाता है? प्रजनन काल से लगभग 4 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार प्लूसिंग कहलाता है, जबकि प्रसव के अनुमानित 6 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार क्या कहलाने वाला है? स्टेमिंग अप कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आइंग, टैगिंग और रिंगिंग। आइंग, टैगिंग और रिंगिंग, ये जो तीनों शब्द हैं ये आपके जो हैं ये भेड़ों से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? भेड़ों से संबंधित है। और भेड़ों में भी किससे संबंधित होने वाले हैं? ये ऊन काटने से संबंधित है। किससे? ऊन काटने से संबंधित है। अगर इन दोनों शब्दों को, भेड़ और ऊन काटने का जो समय है उसको अपन ने देख लिया, यानी कि कब कब कैसी ऊन कहाँ से काटी जाएगी, जो ऊन जहां से काटी जाएगी उसे क्या क्या करने वाले हैं अपन। तो आइंग, रिंगिंग और टैगिंग, ये तीनों ही भेड़ों में अपनाई जाती है। ऊन काटने की एक क्रिया होती है और ये कहाँ कहाँ से काटी जाती है, इसे तब क्या कहा जाएगा, इसके बारे में ही अपन इस पूरे में पढ़ने वाले हैं। आइंग में कहाँ की ऊन काटी जाती है? आइंग में आंखों के चारों ओर की ऊन को हटाना। आंखों के चारों ओर की ऊन हटाना। जो भेड़ें होती है उनमें ऊन तो आती है क्योंकि भेड़ों को पाला इसलिए जाता है, या तो ऊन उत्पादन किया जाएगा या फिर उनके बच्चों से मांस उत्पादन किया जाता है। मांस उत्पादन के लिए, ऊन उत्पादन के लिए ही भेड़ों को रखा जाता है, क्योंकि भेड़ों से दूध उत्पादन तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन ऊन के लिए रखते हैं। और दूसरा किस लिए? क्योंकि इसका मांस उत्पादन होता है। भेड़ का मांस होता है जो क्या कहलाता है? भेड़ का मांस होता है वो क्या कहलाता है? अगर आप इस क्लास को देख रहे हो तो फटाफट से कमेंट कर दो भैया आज, क्योंकि पिछली क्लास आपने देखी होगी, उसमें मैंने बताया था अच्छे से मांस को क्या कहते हैं। तो आप अगर मन से देख रहे हो इसको क्लास को, तो आप एक कमेंट करके बता सकते हो कि भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है। ये आज का क्वेश्चन है जो कि मेरे को कमेंट में मैं पढ़ूंगा एक एक के कि किसने कौन सा सही आंसर दिया है। ठीक है, भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? फिर बोल रहा हूं मैं क्वेश्चन, भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो भाई, मैं देखने वाला हूँ एक एक के कमेंट कि क्या कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आएंगी क्या कहलाएगी? आंखों के चारों ओर की ऊन हटा देते हैं, क्योंकि भेड़ों में बहुत बड़ी बड़ी ऊन आ जाती है और जब चेहरे के यहाँ पे ऊन आ जाएगी तो वो ऊन क्या होती है कि आंखों के सामने आ जाती है, और आंखों के सामने आने से फिर भेड़ को दिखने में दिक्कत होने लग जाती है ना। इसीलिए आंखों के चारों ओर से हम भेड़ की पूरी ऊन को काट देते हैं और चारों ओर की ऊन हटाने को क्या कर देते हैं? आइंग कर देते हैं। वाह यार रवि, 17 मिनट। अब देखते हैं टैगिंग। अगला देखते हैं टैगिंग। कैसे? टांग। और टांग कौन से? भेड़ों के पिछले टांगों की ऊन को हटाना। जो मादा भेड़ें होते हैं उनके पिछले टांगों की ऊन को हटा दी जाती है, यही क्या कहलाएगा? टैगिंग कहलाएगा। और इसका एक उद्देश्य होता है, ये मेन उद्देश्य ये है कि भाई जो मेटिंग है यानी कि जो संभोग की क्रिया है वो अच्छे से हो सके, नर और जो मादा है जो संभोग करें वो अच्छे से हो जाए, इसलिए भेड़ की पिछली टांगों की ऊन को काट दिया जाता है और ये ऊन को हटाना क्या कहलाता? टैगिंग।
ठीक है। इसी के साथ मैं बता देता हूँ एक और टैगिंग होती है जो कि पशुओं को चिन्हित करने के काम में ली जाती है। ये मुर्गियों में अपनाई जाती है। मुर्गियों में एक के पैर में एक छिल्ला बना दिया जाता है, टैग लगा दिया जाता है, ये मुर्गियों में अपनाया जाता है। लेकिन अगर टैग कान में लगाया जा रहा है तो उसे फिर एयर टैगिंग कहा जाता है, और एयर टैगिंग गायों भैंसों में अपनाई जाती है। जबकि टैगिंग जो पशु चिन्हित की टैगिंग है वो किस में अपनाई जाएगी? मुर्गियों में अपनाई जाएगी। और मुर्गियों के जो टांगों में एक छल्ला पहना दिया जाता है वो भी टैगिंग होता है। लेकिन अपन यहाँ पे जो टैगिंग की बात कर रहे हैं वो टैगिंग किस में अपनाते हैं? अपन भेड़ों में अपनाएंगे। और भेड़ों में पिछले टांगों की ऊन को हटाना ही क्या कहलाता है? टैगिंग कहलाता है। अब देखते हैं रिंगिंग के बारे में। जो रिंगिंग है ये भी भेड़ों में अपनाई जाती है। ये भेड़ों में जो नर होते हैं उनमें अपन रिंग अपनाएंगे। और इसमें क्या करते हैं कि नर में शीशन के चारों ओर से ऊन हटाना। शीशन के चारों ओर से जो ऊन हटाते हैं उसे क्या कहेंगे? रिंगिंग। यानी कि एक रिंग टाइप में एक गोल घेरे में शीशन के चारों ओर से ऊन को काट देते हैं ताकि जो संभोग की क्रिया है वो अच्छे से हो सके। तो ये भेड़ों में अपनाई जाती है। तीनों क्रियाएं वापस से एक बार देख लेते हैं तीनों को। जो आइंग, टैगिंग और रिंगिंग, ये किससे संबंधित है? तीनों शब्द, ये तीनों शब्द भेड़ों से ही संबंधित है। शब्दावली में जो तीनों शब्द है ये किससे संबंधित है? भेड़ों से संबंधित है। और किससे संबंधित है? ऊन काटने से संबंधित है। तो देखते हैं आइंग में आपको आइंग, ई वाई ई आई आई यानी आंख, आंखों के चारों ओर से चारों ओर एक घेरा बना के ऊन काट देते हैं, उसे आइंग कर देते हैं। टैगिंग जो टांगों के पीछे की टांगों से जो ऊन हटाते हैं मादाओं में वो टैगिंग कहलाती है। और रिंगिंग नर के शीशन के चारों ओर से गोल घेरे में ऊन को काटना रिंगिंग कहलाता है। अब देखते हैं आगे शेयरिंग। जो शेयरिंग होता है ये भेड़ों में अपनाई जाती है। और भेड़ों में क्या होती है? भेड़ों में ऊन काटना। भेड़ों में जो ऊन काटी जाती है, ऊन हटाई जाती है, उसे पशुपालन की में शेयरिंग कहा जाता है। और ये शेयरिंग जो करते हैं अपन, ऊन उत्पादन करते हैं तब ऊन काटी जाती है, उसे ही क्या कहेंगे? शेयरिंग कहते हैं। लेकिन इसमें जो शेयरिंग में जो ऊन होती है उसे काटते हैं, लेकिन कभी कभार अपन मरी हुई भेड़ से भी ऊन प्राप्त करते हैं ना। मरी हुई भेड़ों की ऊन, जो मरी हुई भेड़ों की ऊन होती है वो क्या कहलाती है? वो पुल्ड वूल कहलाती है भाई। क्या कहलाएगी? पुल्ड वूल कह देते हैं उसे, या पुल्ड ऊन कह देते हैं। जो मरी हुई भेड़ों से आई हुई जो ऊन है उसे पुल्ड ऊन कहते हैं। देखते हैं आगे डोकिंग। डोकिंग भी वैसे तो पूंछ काटना होता है, लेकिन ये भी ऊन उत्पादन से ही संबंधित है। क्योंकि जो पशुओं में जो पूंछ होती है वो ऊन की क्वालिटी को घटा देती है। क्योंकि पशु बैठे रहते हैं, बहुत सारी भेड़ें एक साथ होती है, तो वो एक दूसरे की ऊन के मिल के ऊन को खराब कर देती है। इसलिए पशुओं में शुरुआती अवस्था में, यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं, तब ये ऊन जो पूंछ होती है वो हटा दी जाती है। डोकिंग भेड़ों में पूंछ हटाने की क्रिया, जो भेड़ों में पूंछ काट देते हैं, पूंछ को हटा देते हैं, जो भेड़ों को पूंछ विहीन कर देते हैं, वो ही क्या कहलाएगी? डोकिंग। और ये डोकिंग 8-10 दिन की उम्र में अपनाई जाती है। कितने दिन की उम्र में? 8-10 दिन की उम्र में। 8-10 दिन की उम्र में ही जो नवजात होते हैं उनकी पूंछ काट दी जाती है, उसे क्या कहेंगे? डोकिंग कहते हैं। ये तो थे भेड़ों से कुछ संबंधित। शेयरिंग ऊन काटना, डोकिंग पूंछ काटना, सीधा सीधा सा ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम अगला शब्द चयन।
चयन क्या होता है, सिलेक्शन, यानी कि जो अपन चयन करेंगे किसी चीज का वही होता है चयन। और चयन जब किया जाता है जब अपने सामने बहुत सारे संख्या, बहुत सारी संख्या हो तब, यानी कि जो पशुओं के ज्यादा संख्या को झुंड कहा जाएगा। झुंड में से किसी विशेष गुण वाले या अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी एक पशु को चुनना ही क्या कहलाता है, चयन कहलाता है। देखते हैं इसके बारे में। पशुओं के समूह में से, पशुओं के समूह में से किसी विशेष गुण वाले या अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी पशु को चुनना। बहुत सारे पशु हैं भाई, बहुत सारों में से विशेष गुण देखेंगे कि भाई इसमें क्या ज्यादा गुण है। जैसे कि बहुत सारे पशु हैं, उसमें से कोई अच्छा दूध देने वाला पशु है तो उसको देख लेंगे। या फिर अपना कोई उद्देश्य हो सकता है कि भाई मेरे को तो इन पशुओं में से एक अच्छा दूध देने वाला पशु चुनना है, या फिर ऊन उत्पादन के लिए, या फिर बहुत सारे पशु हैं तो उनमें से मांस उत्पादन किसका अच्छा हो सकता है, उसको चुनना ही क्या कहलाएगा, चयन कहलाता है, यानी कि सिलेक्शन कहलाता है। पशुओं के झुंड में से एक पशु चुनना, यानी कि अपने उद्देश्य की पूर्ति हो जाए या फिर उसमें कोई ना कोई विशेष गुण हो, ऐसे पशु को चुनना क्या कहलाता है, चयन कहलाता है। निष्कासन या छटनी या फिर कलिंग, ये किसे कहते हैं भाई, ये भी कलिंग है, छटनी है। वो ही जो समूह है पशुओं के समूह में से बीमार पशु को बाहर निकालना। बहुत सारे पशु हैं, उनमें से कोई पशु बीमार हो गया है तो उसे बाहर निकालना ही क्या कहलाएगा, कलिंग कहलाएगा, या फिर छटनी कहलाएगा, या फिर निष्कासन कहलाएगा। यानी कि एक पशु को बाहर निकालना, यानी कि बहुत सारे पशु थे पहले जिनमें से किसी विशिष्ट गुण या फिर विशेष गुण या अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किसी पशु को चुन रहे थे, तो वो क्या था, चयन था। लेकिन उसी झुंड में से अपने किसी बीमार पशु को बाहर निकालते हैं ताकि दूसरे पशुओं में इसका संक्रमण नहीं फैले और दूसरे पशुओं को ये बीमार नहीं करे। ऐसे पशु को बाहर निकालना क्या कहलाएगा, छटनी कहलाएगा या फिर कलिंग कहलाता है। अब अगले शब्द हैं डिसबडिंग और डीहॉर्निंग। डिसबडिंग और डीहॉर्निंग, ये जो दोनों ही शब्द हैं ये हैं सींग हटाने से। इसे सींग हटाने से, पशुओं में सींग हटाने को डिसबडिंग और डीहॉर्निंग कहेंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि जो डिसबडिंग है ये छोटे पशुओं में किया जाता है। कौन से पशुओं में किया जाएगा, छोटे पशुओं में। जब पशु छोटा होता है तब उसके जो सिर होते हैं उस पर कास्टिक छड़ का अपन उपयोग करते हैं और सींग कलिकाओं को नष्ट कर देते हैं, वो तो डिसबडिंग होता है। और डीहॉर्निंग जो होता है ये बड़े पशुओं में सींगों को हटाना। ये बड़े पशुओं में जब सींग बड़े बड़े हो जाते हैं, किसी को दूसरे को मार रहे हैं या फिर निकुले होते हैं या फिर खुद सींग मुड़ के पशु के शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं, तब अपने को सींगों को काटने की आवश्यकता होती है। तो बड़े पशुओं में जो सींगों को हटाने की क्रिया होती है वो होती है डीहॉर्निंग, और छोटे पशुओं में जो सींग कलिकाओं को नष्ट करने की जो क्रिया होती है वो होती है डिसबडिंग। डिसबडिंग और डीहॉर्निंग दोनों कौन सी क्रियाएं हैं, सींग हटाने की क्रियाएं हैं। डिसबडिंग छोटे पशुओं में सींग कलिकाओं को नष्ट करना और डीहॉर्निंग बड़े पशुओं में सींगों को काटना। ये जो अपनाएंगे भाई। आगे देखते हैं डीवार्मिंग। डीवार्मिंग क्या होता है,
पशुओं के शरीर में अंत परजीवियों को नष्ट करना। जो पशु होते हैं उनमें जो अंदर जो भी परजीवी हैं उनको नष्ट करने के लिए पशु में क्या की काम में लिया जाता है, डीवार्मिंग, यानी कि अंतः परजीवियों को जो मारने की क्रिया होती है वो डीवार्मिंग कहलाती है और ये प्रत्येक 6 माह में अपनाई जाती है, प्रत्येक 6 माह में, यानी कि वर्ष में 2 बार डीवार्मिंग की जानी चाहिए पशु की अंतः परजीवियों को नष्ट करने के लिए। अगला देखते हैं कैनाबोलिज्म। क्या होता है भाई कैनाबोलिज्म? कैनाबोलिज्म मुर्गियों में होगा। किसमें होता है? मुर्गियों में। मुर्गियों में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना। मुर्गियां क्या करती है, एक दूसरे पक्षी को चोंच मार मार के घायल कर देती है और ये जो क्रिया होती है इसे ही हम पशुपालन की भाषा में क्या कहते हैं, कैनाबोलिज्म कहा जाता है, यानी कि एक दूसरे पक्षी को नुकसान पहुंचाती है। और ये पक्षियों में NaCl की वजह से होती है भाई, NaCl की कमी की वजह से मुर्गियां एक दूसरे को चोंच मार मार के खत्म कर देती, घायल कर देती है। यही क्रिया कैनाबोलिज्म कहलाती है। अगला देखते हैं केपोनाइजेशन। केपोनाइजेशन और एक है बधियाकरण, दोनों ही देखते हैं। केपोनाइजेशन बधियाकरण दोनों ही एक ही इस पे है। केपोनाइजेशन ये होती है मुर्गे में, और ये जो अपने बाकी पशुओं में अपनाई जाती है बधियाकरण, मुर्गे में अपनाई जाती है ये। और मुर्गे में क्या होता है केपोनाइजेशन में, मुर्गे को मुर्गे के प्रजनन प्रभाव को खत्म करना। मुर्गे में जो प्रजनन होता है, जो निषेचन का कार्य करता है मुर्गा, उसके जो प्रजनन ग्रंथियां होती है उसे समाप्त कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ये क्या कहलाता है, केपोनाइजेशन कहलाता है। और ऐसा जो मुर्गा होता है उसे कैपेन कहा जाता है। क्या करने वाले हैं, कैपेन कहते हैं ऐसे मुर्गे को। और ये मुर्गों में जो ये क्रिया है ये इसके लिए काम में लेते हैं डाई इथाइल स्टिल वेस्ट्रोल। केपोनाइजेशन के लिए डाई इथाइल स्टिल वेस्ट्रोल नामक एक हार्मोन होता है। क्या होता है ये हार्मोन? इस हार्मोन से जो मुर्गे होते हैं उनका केपोनाइजेशन किया जाता है, यानी कि उसकी जो प्रजनन क्षमता है उसको समाप्त कर दी जाती है। यानी कि मोटे तौर पर अपन देखें तो मुर्गी की प्रजनन क्षमता को खत्म करना ही क्या होता है, केपोनाइजेशन होता है। और ऐसा मुर्गा क्या कहलाता है, कैपेन कहलाता है। और यह इसको करने के लिए, केपोनाइजेशन करने के लिए कौन सा हार्मोन प्रयुक्त होता है, तो इसके लिए होता है डाई इथाइल स्टिल वेस्ट्रोल हार्मोन। कौन सा हार्मोन, डाई इथाइल स्टिल वेस्ट्रोल हार्मोन काम में लिया जाता है। अब देखते हैं बधियाकरण। ये होता है कि पशुओं की कौन से पशुओं की, नर पशुओं की भाई ना, नर पशुओं की प्रजनन क्षमता को खत्म करना। जो नर पशु होते हैं उनकी प्रजनन क्षमता को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, वो प्रजनन योग्य नहीं रहते हैं, वो क्या कहलाएगा, वो बधियाकरण कहलाता है।
इसके लिए बधियाकरण जो यंत्र होता है वो अपन काम में लेते हैं। इसे इसका जो यंत्र है वो है बर्डी जो कास्ट्रेटर। बर्डी जो कास्ट्रेटर एक यंत्र होता है वो काम में लेते हैं और इससे पशुओं को क्या कर देते हैं, बधियाकरण कर देते हैं। ये जो प्रक्रिया है बर्डी जो कास्ट्रेटर वाली, ये बिल्कुल रक्त विहीन प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? रक्त विहीन प्रक्रिया है। रक्त विहीन प्रक्रिया है। इसमें पशुओं को बधियाकरण कर दिया जाता है। ये बिना चीर फाड़ के होने वाला ऑपरेशन है। इसमें पशु क्या हो जाता है, बधियाकरण हो जाते हैं। और बधियाकरण करने के क्या उद्देश्य होते हैं भाई? उद्देश्य होते हैं, पहला जो उद्देश्य होता है पशु को शांत करना। पहला ही काम तो जो पशु जो होते हैं उनको शांत करने के लिए क्या कर दिया जाता है, बधियाकरण कर दिया जाता है। यानी कि पहला तो पशु शांत रहेगा। दूसरा होता है पशु की शक्ति को बढ़ाने के लिए, जैसे कि बैल वगैरह हो गए हैं तो उनमें क्या है कि भाई बोझा ढोने के लिए या फिर खेती करने के लिए किसी नर को रख रहे हैं तो फिर उसे अपन क्या करेंगे, बधियाकरण कर दिया जाता है। और बधियाकृत जो नर होता है वो क्या कहलाता है, वो बुलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, बुलक कहलाते हैं। या फिर इसी को जो बधियाकृत नर है इसको अपना उद्देश्य है किसी मादाओं के झुंड में रखने का, तो फिर ये क्या कहलाएगा, टीजर बुल कहलाएगा। जबकि जो बकरी होती है, जो बकरी में जो बधियाकृत नर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे वीडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बधियाकृत जो नर होते हैं उसे क्या करने वाले हैं अपन, वीडर कह देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसको वापस से देख लेते हैं कि अपन ने कहाँ कहाँ से क्या क्या शुरुआत की थी। मोटा मोटा वापस देखने वाले हैं अपन शुरुआत से। तो अपन इसके बारे में देखते हैं। यहाँ से हिपर, ऐसी मादा जिसमें यौन आरंभ प्रारंभ हो गया, यानी कि प्यूबर्टी तो आ गई हो किंतु उसने अभी तक बच्चे को जन्म नहीं दिया हो, वो क्या कहलाएगी, वो हिपर कहलाएगी। यानी कि ये जवान हो चुकी है, लेकिन इसने जवान हो गई है और मद के लक्षण प्रकट करने लग गई है, लेकिन अभी तक इसने बच्चा यानी कि प्रसव क्रिया नहीं हुई है। प्रसव क्रिया होने के पश्चात यही हिपर बड़ी होकर आगे चल के क्या बनने वाली है, काऊ बन जाती है भाई, है ना। बुल क्या होता है, प्रजनन के काम में लिया जाने वाला नर क्या कहलाएगा, बुल कहलाएगा। जबकि बधियाकृत जो नर होते हैं उसे बुलक कहा जाता है। और मादाओं के झुंड में मद में आने का पता लगाने के लिए रखा गया जो पशु होता है बधियाकृत पशु, उसे अपन क्या कहते हैं, टीजर बुल कह देते हैं भाई। बेलोइंग की बात करेंगे तो जो बेलोइंग होता है वो पशुओं का जोर जोर से आवाज करना, यानी कि पशु जोर जोर से रंभाता है, जैसे हीट वगैरह में आता है तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं, बेलोइंग कहते हैं। जबकि वलोविंग क्या होता है, वलोविंग होता है पशुओं का पानी में लौटना। और ये पशु कौन से पशु लौटते हैं, भैंस और सूअर। भैंस और सूअर में वलोविंग की क्रिया पाई जाती है भाई, ये है ना। और इनका उद्देश्य क्या होता है, अपने तापमान को नियंत्रित करना, यानी कि जो शरीर का ताप बढ़ जाता है उसको नियंत्रण करने के लिए ये क्या करते हैं, वलोविंग करते हैं। दूसरा, बाह्य परजीवियों से रक्षा करते हैं अपने शरीर की, इसलिए ये क्या करते हैं, वलोविंग करते हैं। खुरेरा यानी कि पशुओं की जो त्वचा होती है उस पर एक ऐसी मालिश की जाती है जिससे बाल वगैरह हट जाए। और उनका जो उद्देश्य होता है रक्त संचरण को बढ़ाना होता है, वायु परजीवी सुरक्षा करनी होती है और स्वच्छ दूध उत्पादन का कार्य होता है। फ्लूसिंग एक ऐसा आहार है जो प्रजनन काल से अनुमानित 4 सप्ताह पहले दिया जाने वाला आहार है। जबकि स्टेमिंग अब क्या है, प्रसव के अनुमानित 6 सप्ताह पूर्व, यानी कि बच्चा देने के लगभग 6 सप्ताह पूर्व जो आहार अतिरिक्त आहार दिया जाता है वो स्टेमिंग अप कहलाता है। आइंग, टैगिंग और रिंगिंग, ये तीनों ही भेड़ों से संबंधित है। और भेड़ों में किससे संबंधित है, ऊन काटने से संबंधित है। आइंग में आंखों के चारों ओर का घेरा बना दिया जाता है, उसे आइंग कहते हैं। टैगिंग में पिछले टांगों की ऊन हटाई जाती है। और रिंगिंग में शीशन के चारों ओर की ऊन हटा दी जाती है। शेयरिंग, भेड़ों में ऊन को कतरना यानी कि काटना, ऊन उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, शेयरिंग कहलाता है। जबकि डोकिंग की बात करेंगे तो जो डोकिंग है वो पशुओं में पूंछ को हटाना डोकिंग कहलाता है। चयन, एक विशेष बड़े झुंड में से अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति या विशिष्ट गुणों वाले पशुओं का चुनना ही क्या कहलाता है, चयन कहलाता है।
जबकि कलिंग या निष्कासन की बात करें या फिर छटने की बात करें तो उसी समूह में से, बहुत बड़े समूह में से किसी बीमार पशु को अलग निकालना यानी कि बाहर करना ही क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। डिसबडिंग और डीहोर्निंग दोनों ही क्या है, ये सींग हटाने की क्रिया है। जो डिसबडिंग होती है छोटे पशुओं में अपनाई जाती है, जबकि जो डीहोर्निंग होती है ये बड़े पशुओं में सींगों को काटना क्या कहलाता है, डीहोर्निंग कहलाता है। आगे देखो भाई, डीवार्मिंग। डीवार्मिंग यानी कि जो पशुओं के अंदर जो आंतरिक परजीवी होते हैं उसे नष्ट करना ही क्या कहलाता है, डीवार्मिंग। और ये साल में 2 बार अपनाई जाती है, यानी कि 6-6 महीनों में इनको किया जाता है। कैनाबोलिज्म क्या होता है, जो मुर्गियां होती है ये मुर्गियां एक दूसरे पक्षियों को चोंच मार मार के घायल कर देती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, कैनाबोलिज्म कहते हैं। और ये NaCl की वजह से होता है पक्षियों में। केपोनाइजेशन। केपोनाइजेशन होता है कि मुर्गे में प्रजनन क्षमता को खत्म करना। मुर्गे की प्रजनन क्षमता को खत्म कर देंगे तो उसे, जो मुर्गा है उसे प्रजनन क्रिया खत्म करने को केपोनाइजेशन कहेंगे। और जो प्रजनन क्रिया समाप्त हुआ मुर्गा है उसे कैपेन कहेंगे भाई, ठीक है। बधियाकरण। बधियाकरण में जो नर पशु होते हैं उनकी प्रजनन क्षमता को समाप्त कर दिया जाता है और इसे के लिए एक यंत्र काम में लिया जाता है, उसका नाम है बर्डेजो कास्टेटर। ये रक्त विहीन प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य होता है कि जो पशुओं को शांत करना होता है या फिर पशु की शक्तियों को बढ़ाने के लिए, यानी कि शक्ति बढ़ जाती है कि जैसे कि बैल वगैरह होते हैं तो उसको काम में लेने के लिए, बोझा ढोने के लिए। और तीसरा जो इनका उद्देश्य होता है वो होता है कि जो मादाओं के झुंड होते हैं उनमें किसी मादा पशु का मद में आने का पता लगाने के लिए। जो बधियाकृत पशु होता है उसे बुल्क कहा जाता है। और जो अपने जो बकरे होते हैं, बकरा को जो बकरी में वीडर कहा जाता है, ठीक है, ओके। इसी के साथ आप बिल्कुल फिर से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और ये PDF प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल वहां से ज्वाइन हो जाओ, आपको जैसे ही फटाफट से ये मिल जाएगी। इसी के साथ मैंने एक बीच में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो भेड़ का मांस होता है वो क्या कहलाता है, उसका फटाफट से मेरे को कमेंट में जवाब दे देना कि कौन कौन अच्छा जवाब देते हैं, या फिर मेरे को ये पता लग जाएगा कि कौन कौन अच्छे से पिछले वाली क्लास आपने देखी है। और इसी क्लास से संबंधित मैं क्वेश्चन अगली क्लास में करने वाला हूं, ठीक है। तो ये क्लास भी अच्छे से देख लें और आप अपने जो भी मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ शेयर कर दें। और कृषि प्रवेश की परीक्षा 4 फरवरी को लगभग 99% तय है। आप अपनी तैयारी में जुट जाएं और इसी प्रयास के लिए हम बिल्कुल आपके लिए MCQ बेस्ड क्लासें लाने वाले हैं। तो आपकी तैयारी जांचने का बिल्कुल आपके पास अवसर है कि आपने कैसे तैयारी की है। वहाँ पे हम लाइव क्लास में सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और मेरी मेहनत आप लोगों को थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है तो इसे आगे जरूर शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त।